मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या की निस्तब्धता में लीन बैठा था। सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में उदी पर्वतमालाएं अनंत के स्वप्न की भांति रहस्यमय संगीतमय मनोहर मालूम होती थी। उन पहाड़ियों के नीचे जलधारा की एक रौम्य रेखा ऐसी मालूम होती थी मानो उन पर्वतों का समस्त संगीत, समस्त गांधीर्य, संपूर्ण रहस्य में इसी उज्जवल प्रवाह में लीन हो गया हो। युवक की वेशभूषा से प्रकट होता था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है। हाँ, उसके मुख से तेज और मनस्विता झलक रही थी। उसकी आंखों पर ऐनक न थी, न मूछें मुड़ी हुई थी, न बाल संवरे हुए थे, कलाई पर घड़ी न थी, यहाँ तक कि कोट के जेब में फाउंटेन पेन भी न था। या तो वह सिद्धांतों का प्रेमी था या आडंबरों का शत्रु। युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया। ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद में पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है। यह रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी। एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली, आज अभी से गाड़ी आ गई, इसी से भी आज ही बैर निभाना था। युवक ने युवती का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, मेरा जी चाहता है कहीं न जाऊं। मैंने निश्चय कर लिया है। मैंने तुम्हारी ही कहती रही हामी भर ली है, पर अब जाने की इच्छा नहीं होती। 3 साल कैसे कटेंगे? युवती ने कातर स्वर में कहा, 3 साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा न खड़ी होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है उसे पूरा ही कर डालो। अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी। यह कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गई। आंसुओं का आवेग उसके काबू से बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली ही वर्षगांठ थी। युवक मुंबई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेकर नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापक था। नवीन युग की नई नई वैवाहिक और सामाजिक क्रांतियों ने उसे लेश मात्र भी विचलित न किया था। पुरानी प्रथाओं से ऐसी प्रगाढ़ ममता कदाचित वृद्धजनों को भी कम होगी। प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया। प्रधान अनुसार ही उस आँख मिचौली के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया। केवल छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता। ये 2-4 दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते थे। दोनों बालकों की भांति रो रो कर विदा होते। इसी कोठे पर खड़ी होकर वह उसको देखा करती जब तक निर्दयी पहाड़ियाँ उसे आड़ में न कर लेती। पर अभी साल भी न गुजरने पाया था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदा जाकर विदेश शिक्षा पूरी करने के लिए एक वृत्ति मिल गई थी। मित्रों ने बधाइयाँ दी। किसके ऐसे भाग्य हैं जिसे बिना मांगे सौभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर प्राप्त हो। केशव बहुत प्रसन्न था। वह इसी दुविधा में पड़ा हुआ घर आया। माता पिता और अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बधाइयाँ मिली, यहाँ उससे कहीं अधिक बाधाएं मिली, किंतु सुभद्रा की उच्चाकांक्षाओं की सीमा न थी। वह कदाचित केशव को इंद्रासन पर बैठा हुआ देखना चाहती थी। उसके सामने तब भी वही पति का सेवा का आदर्श होता था। वह तब भी उसके सिर में तेल डालेगी, उसकी धोती छाटेगी, उसके पांव दबाएगी और उसके पंखा झलेगी। उपासक की महत्वाकांक्षा उपास्य ही के प्रति होती है। वह उसको सोने का मंदिर बनवाएगा, उसके सिंहासन को रत्नों से सजाएगा, स्वर्ग से पुष्प लाकर भेंट करेगा, पर वह स्वयं वही उपासक रहेगा। जटा के स्थान पर मुकुट या कौपीन की जगह
पीताम्बर की लालसा उसे कभी न सताती। सुभद्रा ने उस वक्त तक दम न लिया जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा न कर लिया। माता पिता ने उसे कलंकिनी और न जाने क्या क्या कहा, पर अंत में सहमत हो गए। सब तैयारियां हो गईं। स्टेशन समीप ही था। यहाँ गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी। स्टेशनों के समीपस्थ गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं, मित्र का पदार्पण है। गाड़ी आ गई। सुभद्रा जलपान बनाकर पति का हाथ धुलाने आई थी। इसी समय केशव की प्रेम कातर आपत्ति ने उसे एक क्षण के लिए विचलित कर दिया। हाँ, कौन जानता है 3 साल में क्या हो जाए। मन में एक आवेश उठकर कह दूं, प्यारे मत जाओ, थोड़ी ही खाएंगे, मोटा ही पहनेंगे, रो रो कर दिन तो न काटेंगे। कभी केशव के आने में 1 आधा महीना लग जाता था तो वह विकल हो जाए करती थी। यही जी चाहता था उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। फिर ये निर्दयी 3 वर्ष कैसे कटेंगे। लेकिन उसने कठोरता से इन निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली, जी तो मेरा भी यही चाहता है। जब 3 साल का अनुमान करती हूँ तो एक कल्प सा मालूम होता है, लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूँ तो ये 3 साल 3 दिन मालूम होते हैं। तुम तो जहाज पर पहुँचते ही मुझे भूल जाओगे। नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे। यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें घर की याद भी न आएगी। मुझे तो रोने के सिवा और कोई धंधा नहीं है। यही स्मृतियाँ ही मेरे जीवन का आधार होंगी। लेकिन क्या करूं, जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती। फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियाँ अपने साथ लाएगा वह वास्तव में तपस्या है। तपस्या के बिना तो वरदान नहीं मिलता। केशव को भी अब ज्ञात हुआ कि क्षणिक मोह के आवेश में सौभाग्य निर्माण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना मूर्खता है। खड़े होकर बोले, रोना धोना मत, नहीं तो मेरा जी न लगेगा। सुभद्रा ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाते हुए उनके मुंह की ओर सजल नेत्रों से देखा और बोली, पत्र बराबर भेजते रहना। सुभद्रा ने फिर आंखों में आंसू भरे हुए मुस्कुराकर कहा, देखना विलायती मिसों के जाल में न फंस जाना। केशव फिर चारपाई पर बैठ गया और बोला, तुम्हें यह संदेह है तो लो, मैं जाऊंगा ही नहीं। सुभद्रा ने उसके गले में बाहें डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली, मैं दिल लगी कर रही थी। अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो आंख उठाकर न देखूं। ब्रह्मा ने ऐसी दूसरी सृष्टि ही नहीं की है। बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आना। नहीं प्रिय, बीच में शायद छुट्टी न मिलेगी, मगर जो मैंने सुना कि तुम रो रो कर खुली जाती हो, दाना पानी छोड़ दिया है, तो मैं अवश्य चला आऊँगा। ये फूल जरा भी कुम्हलाने न पाए। दोनों गले मिलकर विदा हो गए। बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़ों के चरण छुए, छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले। मित्रगण स्टेशन तक पहुंचाने गए। एक क्षण में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी। उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बाहर देख रहा था। इधर सुभद्रा भूमि पर पड़ी सिसकियां भर रही थी। दृश्य दूसरा। दिन गुजरने लगे उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं। दिन पहाड़, रात काली वला। रात भर मनाते गुजरती थी कि किसी तरह भोर होता तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो। मैके गई कि वहाँ जी बहलेगा। 10-5 दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ, फिर उनसे भी बुरी दशा हुई। भागकर ससुराल चली आई। रोगी करवट बदलकर आराम का अनुभव करता है। पहले 5-6 महीने तक तो केशव के पत्र 15वें दिन बराबर मिलते रहे।
उसमें वियोग के दुख कम, नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था। पर सुभद्रा संतुष्ट थी। पत्र लिखती तो विरह व्यथा के सिवा उसे कुछ सूझता ही न था। कभी कभी जब जी बेचैन हो जाता तो पछताती कि व्यर्थ जाने दिया। कहीं एक दिन मर जाऊं तो उनके दर्शन भी न हो। लेकिन छठे महीने से पत्रों में भी विलंब होने लगा। कई महीने तक तो महीनों में एक पत्र आता रहा, फिर वह भी बंद हो गया। सुभद्रा के 4-6 पत्र पहुँचे जाते तो एक पत्र आ जाता, वह भी बेदिली से लिखा हुआ, काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ। एक वाक्य भी ऐसा नहीं जिससे हृदय को शांति हो, जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखे। हाँ, आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम नहीं। सुभद्रा अधीर हो उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया। वह सारे कष्ट सह लेगी, सिर पर जो कुछ पड़ेगी सह लेगी, लेकिन केशव को आंखों से देखती रहेगी। वह इस बात को उनसे गुप्त रखेगी, उनकी कठिनाइयों को और न बढ़ाएगी, उनसे बोलेगी भी नहीं, केवल उन्हें कभी कभी आंख भर कर देख लेगी। यह उसकी शांति के लिए काफ़ी होगा। उसे क्या मालूम था कि उसका केशव उसका नहीं रहा, वह अब एक दूसरी ही कामिनी के प्रेम का भिखारी है। सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए रोती रही। उसे किसी प्रकार की शंका न होती थी। समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था। एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने बहुत समझाया, रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सुभद्रा ने अपना हट न छोड़ा। आखिर जब लोगों ने देखा कि यह किसी तरह नहीं मानती तो राजी हो गए। मैके वाले समझाकर हार गए। कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल में मिले। माँ बाप ने भी मदद की। रास्ते के खर्च की चिंता न रही। इंग्लैंड पहुंचकर वह क्या करेगी, इसका अभी उसने कुछ निश्चय न किया। इतना जानती थी कि परिश्रम करने वाले को रोटियों की कहीं कमी नहीं होती। विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार वहाँ न लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका जी न लगेगा। ससुर ने आश्वासन दिया। गाड़ी चल दी। दृश्य तीसरा। लंदन के उस हिस्से में जहां इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है। ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है। उसे यहाँ आए आज 1 महीना हो गया है। यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थी सभी शांत होती जा रही हैं। बम्बई बंदर में जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। वह अकेली औरत न थी जो यूरोप जा रही हो। 5-6 स्त्रियां और भी उसी जहाज से जा रही थीं। सुभद्रा को न जगह मिलने में कोई कठिनाई न हुई, न मार्ग में। यहाँ पहुंचकर और स्त्रियां से संग छूट गया। कोई किसी विद्यालय में चली गई, 2-3 अपने पतियों के पास चली गईं जो यहाँ पहले आ गए थे। सुभद्रा ने इस मोहल्ले में एक कमरा ले लिया। जीविका का प्रश्न भी उसके लिए बहुत कठिन न रहा। जिन महिलाओं के साथ वह आई थी उनमें कई उच्च अधिकारियों की पत्नियां थीं। कई अच्छे अंग्रेज घराने से उनका परिचय था। सुभद्रा को 2 महिलाओं को भारतीय संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया। शेष समय में वह कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम कर लेती है। केशव का निवास स्थान यहाँ से निकट है, इसीलिए सुभद्रा ने इस मोहल्ले को पसंद किया है। कल केशव उसे दिखाई दिया था। ओह, उन्हें बस से उतरते देखकर उसका चित्त कितना आतुर हो उठा था। बस यही मन में आता था कि दौड़कर उनके गले से लिपट आए और पूछे, क्यों जी, तुम यहाँ आते ही बदल गए? याद है तुमने चलते समय क्या क्या वादा किए थे? उसने बड़ी मुश्किल से अपने को रोका था।
तब से इस वक्त तक उसे मानो नशा सा छाया हुआ है। वह उनके इतने समीप है, चाहे रोज उन्हें देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, हाँ स्पर्श तक कर सकती है। अब यह उससे भागकर कहाँ जाए? उनके पत्रों की अब उसे क्या चिंता है? कुछ दिनों के बाद संभव है वह उनसे होटल के नौकरों से जो चाहे पूछ सकती है। संध्या हो गई थी। धुएं में बिजली की लालटेनें रोती आंखें की भांति ज्योतिहीन सी हो रही थी। गली में स्त्री पुरुष और बातें करते हुए जा रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी, इन लोगों को आमोद से कितना प्रेम है, मानो किसी को चिंता ही नहीं, मानो सभी संपन्न हैं। जब ही ये लोग इतने एकाग्र होकर सब काम कर सकते हैं, जिस समय जो काम करने हैं जी जान से करते हैं। खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है, और एक हम हैं कि न हंसते हैं न रोते हैं, मौन बने बैठे रहते हैं। स्फूर्ति का कहीं नाम नहीं, काम तो सारे दिन करते हैं, भोजन करने की फुर्सत भी नहीं मिलती, पर वास्तव में चौथाई समय भी काम में नहीं लगते, केवल काम करने का बहाना करते हैं। मालूम होता है जाति प्राण शून्य हो गई है। सहसा उसने केशव को जाते देखा। हाँ, केशव ही था। कुर्सी से उठकर बरामदे में चली आई। प्रबल इच्छा हुई कि जाकर उनके गले से लिपट जाए। उसने अगर अपराध किया है तो उन्हीं के कारण तो यही वह बराबर पत्र लिखते जाते तो वह क्यों आती? लेकिन केशव के साथ यह युवती कौन है? अरे केशव उसका हाथ पकड़े हुए है। दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करते चले जाते हैं। यह युवती कौन है? सुभद्रा ने ध्यान से देखा। युवती का रंग सांवला था। वह भारतीय बालिका थी। उसका पहनावा भारतीय था। इससे ज़्यादा सुभद्रा को और कुछ न दिखाई दिया। उसने तुरंत जूते पहने, द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में आ पहुंची। केशव अब दिखाई न देता था, पर वह जिधर गया था उधर ही वह बड़ी तेजी से लपकी चली जाती थी। यह युवती कौन है? वह उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी, उस युवती को देखना चाहती थी। उसके पांव इतनी तेजी से उठ रहे थे मानो दौड़ रही हो, पर इतनी जल्दी दोनों कहाँ अदृश्य हो गए? अब तक उसे उन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था। शायद दोनों किसी बस पर जा बैठे। अब वह गली समाप्त करके एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंची थी। दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती हुई दुकानें थीं, जिनमें संसार की विभूतियां गर्व से फूली उठी थीं। कदम कदम पर होटल और रेस्तरां थे। सुभद्रा दोनों और नेत्रों से ताकती, पग पग पर भ्रांति के कारण मचलती। कितनी दूर निकल गई कुछ खबर नहीं। फिर उसने सोचा, यूं कहाँ तक चली जाऊंगी, कौन जाने किधर गए। चलकर फिर अपने बरामदे से देखूं, आखिर इधर से गए हैं तो इधर से लौटेंगे भी। यही ख्याल आते ही वह घूम पड़ी और उसी तरह दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चली। जब वहां पहुंची तो 12 बज गए थे और इतनी देर उसे चलते ही गुजरा। एक क्षण भी उसने कहीं विश्राम नहीं किया। वह ऊपर पहुंची तो गृह स्वामिनी ने कहा, तुम्हारे लिए बड़ी देर से भोजन रखा हुआ है। सुभद्रा ने भोजन अपने कमरे में मंगा लिया, पर खाने की सुधि किसे थी? वह उसी बरामदे में उसी तरफ टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर से केशव गया। 1 बज गया, 2 बजा, फिर भी केशव नहीं लौटा। उसने मन में कहा, वह किसी दूसरे मार्ग से चले गए, मेरा यहाँ खड़ा रहना व्यर्थ है, चलूं सो रहूं। लेकिन फिर ख्याल आ गया, कहीं आ न रहे हों। मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई। दृश्य चौथा। दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत सवेरे आपको कष्ट दिया। आप तो कहीं जाने को तैयार मालूम होती हैं।
सुभद्रा ने एक कुर्सी बढ़ाते हुए कहा, हाँ, एक काम से बाहर जा रही थी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यह कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रियां ही देख सकती हैं। सौंदर्य की किसी परिभाषा से भी उसे सुंदरी न कहा जा सकता था। उसका रंग सांवला, मुंह कुछ चौड़ा, नाक कुछ चिपटी, कद भी छोटा और शरीर भी कुछ स्थूल था। आंखों पर ऐनक लगी हुई थी, लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित, इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था कि किसी देवी की वरदान हो। एक एक अंग से प्रतिमा विकीर्ण हो रही थी। सुभद्रा उसके सामने हल्की एवं तुच्छ मालूम होती थी। युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं भूलती हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती हैं, जिसका प्रमाण यह है कि यहाँ सिविंग मशीन मौजूद है। सुभद्रा, मैं 2 लड़कियों को भाषा पढ़ाने जाया करती हूँ। शेष समय में कुछ सिलाई भी कर लेती हूँ। आप कपड़े लाई हैं? युवती, नहीं, अभी कपड़े नहीं लाई। यह कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मेरी शादी होने वाली है। मैं वस्त्राभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ। विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा। ऐसे कपड़े यहाँ आप ही तैयार कर सकती हैं। सुभद्रा ने हंसकर कहा, मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने को धन्य समझूंगी। वह शुभ तिथि कब है? युवती ने सकुचाते हुए कहा, वह तो कहते हैं इसी सप्ताह में हो जाए, पर मैं उन्हें टालती जाती हूँ। मैंने तो चाहा था कि भारत लौटने पर विवाह होता, पर वह इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। अभी तो मैंने यही कहकर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं। सुभद्रा, तो मैं आपके जोड़े बहुत जल्द दे दूंगी। युवती ने हंसकर कहा, मैं तो चाहती थी आप महीनों लगा देती। सुभद्रा, वाह, मैं इस शुभ कार्य में क्यों विघ्न डालने लगी। मैं इसी सप्ताह में आपके कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी। युवती खिलखिलाकर हंसी। कमरे में प्रकाश की लहरें सी उठ गई। बोली, इसके लिए तो पुरस्कार वह देंगे, बड़ी खुशी से देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में पड़ूंगी ही नहीं, पर उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी। अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियाँ कितनी आनंदमय होती हैं। तुम तो अभी हाल ही में आई हो, तुम्हारे पति भी साथ होंगे। सुभद्रा ने बहाना किया। बोली, वह इस समय जर्मनी में है। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम है। संगीत ही का अध्ययन करने के लिए वहाँ गए हैं। तुम भी संगीत जानती हो? बहुत थोड़ा। केशव को संगीत बहुत प्रेम है। केशव का नाम सुनकर सुभद्रा को ऐसा मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। वह चौंक पड़ी। युवती ने पूछा, आप चौंक कैसे गईं? क्या केशव को जानती हो? सुभद्रा ने बात बनाकर कहा, नहीं, मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। वह यहाँ क्या करते हैं? सुभद्रा का ख्याल आया, क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता? इसलिए उसने यह प्रश्न किया। उसी जवाब पर उसकी जिंदगी का फैसला था। युवती ने कहा, यहाँ विद्यालय में पढ़ाते हैं। भारत सरकार ने उन्हें भेजा है। अभी साल भर ही तो आए हुए नहीं हुआ। तुम देखकर प्रसन्न होगी। तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो। यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं। ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं। जीवन आदर्श है। मुझसे उन्हें क्यों प्रेम हो गया, मुझे इसका आश्चर्य है। मुझ में न रूप है न लावण्य, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं शाम को कपड़े लेकर आऊँगी। सुभद्रा ने मन में उठते हुए वेग को संभाल कर कहा, अच्छी बात है। जब युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रक्त ही नहीं, मानो प्राण निकल गए हैं।
वह कितनी निस्सहाय, कितनी दुर्बल है, इसका आज अनुभव हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो संसार में उसका कोई नहीं है। अब उसका जीवन व्यर्थ है। उसके लिए अब जीवन में रोने के सिवा और क्या है। उनकी सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल सी हो गई थीं, मानो वह किसी ऊंचे वृक्ष से गिर पड़ी हो। हाँ, यह उनकी प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है। उसने कितना आग्रह करके केशव को यहाँ भेजा था, इसलिए कि यहाँ आते ही उसका सर्वनाश कर दे। पुरानी बातें याद आने लगी। केशव की वह प्रेमातुर आंखें सामने आ गई। वह सरल सहज मूर्ति आंखों के सामने नाचने लगी। उसका जरा सिर धमकता था तो केशव कितना व्याकुल हो जाता था। एक बार जब उसे फसली बुखार आ गया था तो केशव घबराकर 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा चलता रहा था। वही केशव अब इतनी जल्द उससे ऊब उठा। उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात उठा रखी। वह तो उसी का अपना प्राणाधार, अपना जीवन धन, अपना सर्वस्व समझती थी। नहीं नहीं, केशव का दोष नहीं, सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से इन्हें वशीभूत कर लिया होगा। उसकी विद्या, बुद्धि और वाक्पटुता ही ने उनके हृदय पर विजय पाई है। हाय, उसने कितनी बार केशव से कहा था मुझे भी पढ़ाया करो, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा पढ़ा कर मिटाना नहीं चाहता। केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन यह उनका दोष नहीं, यह इसी यौवन मत वाली छोकरी की माया है। सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुध न रही। वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बंद कर दिया हो। कभी दोनों मुट्ठियां बंध जाती, कभी दांत पीसने लगी, कभी ओठ काटती। उन्माद की सी दशा हो गई। आंखों में भी एक तीव्र ज्वाला चमक उठी। ज्यों-ज्यों केशव के इस निष्ठुर आघात को सोचती, उन कष्टों को याद करती जो उसने उसके लिए झेले थे, उसका चित्त प्रतिकार के लिए विकल होता जाता था। अगर कोई बात हुई होती, आपस में कुछ मन मालिन्य का लेस भी होता तो उसे इतना दुख न होता। यह तो उसे ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई हंसते हंसते अचानक गले पर चढ़ बैठे। अगर वह उनके योग्य नहीं थी तो उन्होंने उससे विवाह ही क्यों किया था। विवाह करने के बाद भी उसे क्यों न ठुकरा दिया था, क्यों प्रेम का बीज बोया था। और आज जब वह बीज पल्लवों से लहराने लगा, उसकी जड़ें उसके अंतराल के एक एक अणु में प्रविष्ट हो गई। उसका रक्त, उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को सींचने और पालने में प्रवृत्त हो गया, तो वह आज उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। क्या हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ जाएगा। सहसा उसे एक बात याद आ गई। हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी। सुभद्रा इसका भंडा फोड़ करके केशव के सारे मंसूबों को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया कि युवती का पता क्यों न पूछ लिया। उसे एक पत्र लिखकर केशव की नीचता, स्वार्थपरता और कायरता की कलई खोल देती, उसके पांडित्य, प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देती। खैर, संध्या समय तो वह कपड़े लेकर आएगी ही। उस समय उससे सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगी।